गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 आई है, जो कि है इतिहास के पाठ फ्रांसीसी क्रांति से। आज की डेट है 8/4/2021। अपने रजिस्टर में आप ये सब जो ऊपर दिया गया है, अपना नाम, अपनी कक्षा, आज का पाठ, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम और वर्कशीट नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत, अपने रजिस्टर के पेज के ऊपर ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति जो है उसमें जो समाज है उसकी स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। समाज में हमने ये भी देखा था कि जो लोग हैं वो 3 वर्गों में, 3 एस्टेट में बटे हुए थे, है ना। और उन 3 एस्टेट में जो लोग थे, पहले एस्टेट में थे पादरी वर्ग, दूसरे में थे कुलीन वर्ग और तीसरे में आते हैं आपके व्यवसाय करने वाले लोग और वकील लोग, ज़मींदार वगैरह, किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर चाकर, है ना। और हमने ये भी देखा था कि जो पहले और द्वितीय एस्टेट के जो लोग थे उनको जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे, है ना। और फ्रांस में कर देने का मतलब टैक्स चुकाने का जो पूरा भार था वो तृतीय एस्टेट पर था। याद है आपको कि भूल गए? आशा करती हूँ आपको याद होगा। तो आज हमने बेटा जो देखना है वो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण, कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर हुई क्यों। आपको ये तो याद रखना है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, है ना। क्रांति कब होती है बेटा? जब हम कोई एक बड़ा बदलाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बदलाव होने वाला था? राजा की जो निरंकुश शक्तियाँ हैं उसको लोग लेना चाहते थे, कि राजा की जो बेहिसाब शक्तियाँ हैं उससे लोग खुश नहीं थे, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति के आखिर कारण क्या थे। इनके 5 कारण दिए गए हैं और बेटा ये आपका 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक कारण, फिर आता है राजनीतिक कारण, फिर आर्थिक कारण, फिर दार्शनिकों की भूमिका, अंत में 5वां पॉइंट तत्कालिक कारण, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट से शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज सामाजिक कारण। तो सामाजिक मतलब समाज से जुड़े, है ना। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ, सामाजिक भेदभाव था फ्रांस में, है ना। पहले द्वितीय और तृतीय स्टेट में लोगों को विभाजित किया हुआ था, हर प्रकार का सामाजिक भेदभाव था वहाँ पे। कर चुकाने का जो सारा भार था वो तीसरे स्टेट पे था। तो इस प्रकार का सामाजिक भेदभाव फ्रांस में था, जिससे कि जो तृतीय स्टेट है वो खुश नहीं था। फिर जन आधारित विशेष अधिकार, ये किसको प्राप्त थे? प्रथम और द्वितीय स्टेट को, ठीक है। इसकी वजह से भी जो तृतीय स्टेट है वो इन चीज़ों के कारण वो नाखुश थे। अब आते हैं हम राजनीतिक कारण पर। राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, उस समय जो फ्रांस का शासक था लुई 16, उसका शासन जो था वो बहुत ही कमज़ोर था। उसकी जो कुछ नीतियाँ थी वो फ्रांस के लोगों को रास नहीं आई। मतलब क्या? एक तो आलीशान जीना, फिर ऐसी नीतियाँ जैसे कि युद्धों में हिस्सा लेना, अपने ही देश के बाहर बार बार युद्धों में हिस्सा लेना, जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में वो भाग ले रहे हैं, है ना, फ्रांस भाग ले रहा है, जिससे लोग, जो सेना है वो उसमें लगी हुई है, तो लोग खुश कैसे होंगे? युद्ध में लड़ते हुए क्या कभी कोई देश खुश हुआ है? और जब आपको ज़बरदस्ती उसमें घसीटा जाए तो फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो यही कारण था, जो लुई 16 था ना, उसके कमज़ोर शासन की वजह से और उसकी कमज़ोर नीतियों की वजह से और ऐसी बेकार नीतियों की वजह से, जिससे कि फ्रांस जो है वो युद्धों में चला गया और लोग जो हैं वो नाखुश हो गए राजा के ऐसे राजनीतिक फैसलों से, ठीक है। अब आते हैं हम आर्थिक कारण पर। आर्थिक कारण, खाली राजकोष, ये हम कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो शाही खजाना है, जहाँ पे सारा पैसा जो जमा होता है वो खाली हो चुका था। क्या हुआ था? जो बूर्बा राजवंश के जो राजा ये जो सारे आ रहे थे, जैसे लुई 16 है, उसके आते आते तक देखा कि जो राजकोष है वो पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि वो आलीशान जीवन जीते थे। दूसरी बात, युद्धों की वजह से इतना कर्ज हो गया था, हमने कल पढ़ा था ना, 10 से 12 अरब लिवरे का कर्ज हो चुका था फ्रांस के ऊपर। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जब इतनी महंगाई हो जाएगी, कर्जे में डूब जाएगा फ्रांस का, शासक ही कर्ज में है
है ना। तो लोगों के जो है जीने के संकट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं जीविका संकट। जीने का संकट कैसे कि जो फ्रांस है उसकी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है वो इस समय में बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है? नहीं। लोगों की आमदनी है जो वो बढ़ रही है? नहीं। लेकिन क्या हो रहा था, अब इस समय में लोगों को जीने के वांदे पड़ गए, जीने के लाले पड़ गए, उनसे चीज़ें खरीदने तक के उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे। और जो राजा था वो और क्या सोच रहा था कि मैं टैक्स बढ़ा दूंगा। अभी हम आगे देखेंगे ना पॉइंट, कि राजा सोच रहा था कि मैं टैक्स बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरा तो राजकोष खाली है, मुझे तो पैसे चाहिए। और टैक्स अगर बढ़ाएगा तो सारा भार किस पर जाएगा? तृतीय स्टेट पर। तो लोगों को जीने के लिए पैसे नहीं है, रोज़ के लिए रोटी खाने के पैसे नहीं है, और यहाँ पे अगर राजा टैक्स बढ़ाने की बात करेगा तो लोगों को कैसा लगेगा? वो तो राजा के खिलाफ बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे कि नहीं। तो ऐसा ही हुआ। चौथा पॉइंट, दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिक कौन होते हैं बेटा? फिलोसफर्स, जो अपने विचार, अच्छे अच्छे विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नाम है, वोल्टेयर है, मोंटेस्क्यू है, ये कुछ नाम है जो लोगों को जन्म आधारित विशेष अधिकार के खिलाफ जागरूक करा उन्होंने अपनी बातों से, अपने विचारों से। उन्होंने बोला कि जो ये प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेष अधिकार मिले ना, वो नहीं मिलने चाहिए। हर लोग जो है एक देश में, हर समाज में एक समान उनको देखना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश किया उन्होंने, कि वो इन सिद्धांतों को मानते थे, स्वतंत्रता और समानता, और लोगों के प्रति इस चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ी जब दार्शनिकों ने उनको बताया कि स्वतंत्रता भी एक चीज़ है, समानता भी एक चीज़ है जो होनी चाहिए एक देश में, एक समाज में लोगों की। और समानता और स्वतंत्रता कहाँ थी? तृतीय स्टेट के साथ हमने देख लिया ना किस प्रकार से भेदभाव होता था। तो इनके दार्शनिकों की विचारधाराओं ने भी फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार, जो मैंने भी आपको बताया यहाँ पे कि टैक्स बढ़ाने का विचार आया लुई सोल्वे को। और टैक्स बढ़ाने के विचार का मतलब सीधा लोगों के ऊपर अटैक करना इस चीज़ से कि भाई तुमने हमें राजकोष में पैसे देने हैं, जो कि लोगों के पास है ही नहीं। तृतीय स्टेट कहाँ से देगा पैसे इतना? फिर स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई सोल्वे का इनकार। अब जैसे समझ लो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है ना, संसद, वैसे वहाँ पे बैठक होती है फ्रांस में। तो उसमें इन तीनों स्टेट के लोग बैठते हैं। कौन कौन हो गए? प्रथम स्टेट के कितने लोग बैठते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। 300 लोग बैठते हैं प्रथम स्टेट के, 300 ही लोग बैठते हैं आपके द्वितीय स्टेट के। और जो तृतीय स्टेट है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी जो कितने प्रतिनिधित्व आते थे वहाँ से? 600। तो प्रथम स्टेट के 300, द्वितीय के 300 और तृतीय के 600 लोग बैठते थे इस बैठक में। तो लेकिन अब क्या हुआ कि जब भी किसी निर्णय पे जाते तो हम सबसे सबकी राय मांगते हैं ना, या वोट मांगते हैं। तो इन्होंने क्या प्रक्रिया कर रखी थी बेटा स्टेट जनरल में कि इन तीनों का ना एक ही वोट माना जाएगा, मतलब इन सबका मिला के एक वोट माना जाएगा, द्वितीय स्टेट का एक वोट माना जाएगा और तृतीय स्टेट का भी एक। तो मतलब अगर राजा ने पूछा कि क्या हमें कर बढ़ाना चाहिए, तो प्रथम और द्वितीय स्टेट ने बोल दिया यस यस, और तृतीय स्टेट ने बोल दिया नो। लेकिन आप बताओ मेजॉरिटी किसकी हो गई? बहुमत किसकी हुई? प्रथम और द्वितीय की। 2 हो गए ना, और यहाँ पे तृतीय स्टेट 1 रह गया। तो किसका, जो राजा का जो राजा ने आगे पारित किया करना था कानून, वो हो गया ना पारित, क्योंकि दोनों ने बहुमत से उसको हामी भर दी उसमें। तो इस कारण से स्टेट जनरल में तृतीय स्टेट ने ये मांग करी थी कि भाई वोटिंग प्रक्रिया चेंज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को एक एक वोट मिलना चाहिए। मतलब कि 300 वोट हैं, अगर 300 वोट मिलेंगे पहले प्रथम स्टेट को, और 300 वोट मिलेंगे द्वितीय स्टेट को, और 600 वोट मिलेंगे तृतीय स्टेट को। तो इससे क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति एक वोट। ये हम आज लोकतंत्र में देखते हैं, इस चीज़ पर हम बहुत जोर देते हैं, और ये हमारा अधिकार भी आज के समय में है ना। लेकिन फ्रांस में इस समय में नहीं था, और यही तृतीय स्टेट की मांग थी, वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव, जिसका मानने से लुईस सोल्वे ने मना कर दिया, और इसी कारण फ्रांसीसी क्रांति जो है वो शुरू हुई। तो ये 5 कारण जो हैं आपके फ्रांसीसी क्रांति के, वो यही थे।
कितने इजी है ना, आसान से हैं क्योंकि बिल्कुल पॉइंट्स में है और एकदम बिल्कुल स्टोरी की तरह बेटा इसको मैंने आपको बताया है और आपको भी ऐसे ही इन चीज़ों को लर्न करना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। क्रांति की जो शुरुआत है ना वो कैसे हुई थी। 5 मई 1789 को लुई सोल्वे के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ये वही मीटिंग है जिसके बारे में अभी हमने बात करी। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग करी। यही कि हर एक व्यक्ति जो स्टेट जनरल में बैठा है, हर एक को एक एक वोट करने का अधिकार हो, एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, लुई सोल्वे ने इस मांग को इनकार कर दिया, नकार दिया, उसको माना ही नहीं। तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट का मतलब क्या होता है कि वो सदन से बाहर चले गए। ठीक है, सदन से बाहर चले जाने का मतलब कि चले गए कि भाई हम तो इस सभा में हमें हिस्सा नहीं लेना, आपको जो करना है आप वो कर लो, हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। 20 जून 1789 को वे वर्साय के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए, कौन, तृतीय स्टेट, और खुद को नेशनल असेंबली घोषित करके राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। तो नेशनल असेंबली घोषित करने का मतलब है उन्होंने खुद को बोल दिया कि हम संसद हैं, ठीक है, हम निर्णय लेंगे, हम राजा के अधिकारों की कटौती की मांग रखेंगे। ठीक है ना, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये नेशनल असेंबली हम बनाए रखेंगे और यही ये संसद के रूप में चलती रहेगी। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, राजा के अधिकारों में कटौती, राजा की जो निरंकुश शक्तियां हैं जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई रोक नहीं सकता था, जिसको राजा अपनी मनमर्जी करता था, उस पे वो रोक चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो टेनिस कोर्ट में मिले और वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग करी, किसने, तृतीय स्टेट ने, याद रखना आपको। इधर साथ ही साथ क्या हो रहा था, फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई। अनाज के दाम जो थे वो आसमान छूने लग गए और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गया। ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट का मतलब बेटा जैसे हम यहाँ पे रोटी खाते हैं ना, चावल हमारे लिए जैसे वो स्टेपल डाइट है, हम रोटी और चावल हम खाते हैं, हम सब्जी व दाल के साथ, वैसे वहाँ पे जो लोग हैं फ्रांस में ब्रेड खाते थे। तो ब्रेड की दुकानों के बाहर इतनी लंबी लंबी कतारें, लाइनें लग गई लोगों की, खाना नहीं मिल रहा। तो क्या हो गया, जब नहीं मिल रहा खाना, कि लोग जो थे, जो बेचने वाले थे, जब इतनी महंगाई होगी उन्होंने तो उसको दबा के रख लिया सारा सामान कि हम महंगे में बेचेंगे या देंगे ही नहीं। तो जो गरीब लोग हैं, जो ये सारे जो खड़े हैं लाइनों में, उन्होंने तो क्या कर दिया, दुकानों पर लूटपाट कर दी, क्योंकि सबको खाना चाहिए, जीना है, सबको जीने के लिए खाना चाहिए, है ना। और फसल नष्ट हो गए। और इतना ही नहीं, जो फसल नष्ट जो है 1789 से 2-3 साल पहले ही फ्रांस में इतनी बुरी हालत हो गई थी, जो फसल नष्ट होने के कारण ही अनाज के जो दाम है वो बहुत बढ़ गए थे। और इसके लिए भी राजा ने कुछ नहीं किया, है ना। राजा अपने महल में बैठा है, उसने लोगों की इस परेशानी को सुलझाने का भी कोई हल नहीं निकाला। तो वो नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे राजा से लोग और उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्रांति तो करेंगे और क्या करेंगे, है ना। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया। जब राजा ने देखा कि लोग इतने हिंसक हो रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उसने सेना को आदेश दे दिया, जाओ और लोगों को रोको। कि लोग जो थे वो पेरिस में ना चल के आने लग गए, कि पेरिस की तरफ चल के आ रहे थे। तो और कुछ अफवाह भी फैल रही थी कि लोग जो हैं वो मारपीट कर रहे हैं और ऐसे मतलब हिंसक हो रहे हैं। तो इन अफवाहों के चलते लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक ये डेट याद रखनी है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई, आपने लर्न करना है। और किस ऐसा कौन सा जो एक इंसिडेंट था जिससे शुरुआत हुई, बास्तील के किले को ध्वस्त किया था जब लोगों ने। बास्तील का किला बेटा एक ऐसा किला था जो एक जेल था, ठीक है, जहाँ पर जो भी लुई सोल्वे राजा के खिलाफ कुछ बोलता था, कहता था, उसको जेल में बंद कर देता था राजा। मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ पे हालांकि इस समय में जब इन्होंने छुड़वाया था लोगों को, जेल में जो कैदी थे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको किले को ध्वस्त कर देना, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था, ये तो हो गया सीधा राजा के शक्तियों पर अटैक लोगों द्वारा, है ना। और इसी से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके, एक तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत। अब हम इसके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, राइट। और आप साथ साथ मेरे उसको कर लीजिएगा और हर क्वेश्चन और आंसर के बीच में बेटा लाइन छोड़ के ज़रूर साफ साफ नीट एकदम काम करिएगा। ओके, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन आंसर्स विद यू राइट नाउ।
तो पहला प्रश्न है आपका बेटा, 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो इसका उत्तर है 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेट्स जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? इसका उत्तर है एस्टेट जनरल की मीटिंग नए कर लगाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय एस्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित किया था? ये आपको पता होगा आंसर। तृतीय एस्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने बास्तील के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया था? इसका उत्तर है लोगों ने बास्तील के किले को ध्वस्त इसलिए कर दिया था क्योंकि लुई 16वें ने सैनिकों को पेरिस पर कूच करने का आदेश दे दिया था, जिससे कि लोग नाराज हो गए थे। बास्तील का किला राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय एस्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? यह मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से किस प्रकार संबंधित है? अब क्या मांग थी? आंसर है तृतीय एस्टेट ने एस्टेट्स जनरल में एक व्यक्ति एक वोट की मांग रखी थी। वर्तमान में एक व्यक्ति एक वोट लोकतांत्रिक देशों में समानता का आधार है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट जो फिनिश हो चुकी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ डू लीव अ कमेंट बिलो। एंड अगर आप व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ जुड़े हुए, सो व्हाट्सएप पे आपको अगर कुछ डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, डू राइट टू मी। I will be very happy to read your comments. So stay at home and stay safe till your next worksheet. This is Monica ma'am signing off. Bye bye.